नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं विज्ञान के मूल सिद्धांत में जो हमारे टॉपिक बचे हुए थे, तो उसमें हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी के नियमों के बारे में। ऊष्मागतिकी मतलब आपने थर्मोडायनेमिक के बारे में जरूर पढ़ा होगा और जरूर सुना होगा। ऊष्मा मतलब हीट कैसे गमन करती है, गति करती है और उसके क्या फिनोमिना होते हैं, बस उनके बारे में थर्मोडायनेमिक बात करता है। थर्मो की डायनेमिक मतलब ऊष्मा की गति के बारे में बात करता है थर्मोडायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक में बहुत सारे नियम हैं, तो उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसका थर्मोडायनेमिक का प्रथम नियम, थर्मोडायनेमिक का द्वितीय नियम और थर्मोडायनेमिक का तृतीय नियम। तो तृतीय नियम एंट्रोपी के बारे में बात करता है, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ दो नियमों के बारे में बात करेंगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है ऊष्मागतिकी का? ऊष्मागतिकी के दोनों नियम हैं ऊष्मा, और दोनों नियम में पहला नियम जो बात करता है, तो ऊष्मा में सीधे बात करता है। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि ऊर्जा संरक्षण की बात करता है। ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, और जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम की मतलब जो टोटल हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसकी टोटल एनर्जी क्या है? कंजर्व है, मतलब संरक्षित है, वो कभी बदलती नहीं है, बस एनर्जी का रूप परिवर्तित होता है। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो इसी रूल को फॉलो करता है और इसी की बात करता है। इनके मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि जो भी एग्जाम्पल्स है बस उनको थोड़ा एक बार आपको ध्यान से समझना है और फिर अच्छे से इसको पढ़ना है, जिससे क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट इसका क्लियर रहेगा। तो जो एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन आएंगे तो रिलेट करके पूछेगा, तो आपको ये सिद्धांत आने चाहिए। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बोलता है कि ऊष्मा को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। जो ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलता है वही जो है तो ऊष्मा के संरक्षण का नियम या ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम भी वही बात कहता है। नॉर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बोला जाता है ऊष्मा के बारे में। सिर्फ इसका रूप परिवर्तित किया जाता है। ऊष्मा को उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ये कीवर्ड है, आपको बस याद रखना है कि ऊष्मा को उत्पन्न एवं नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब फॉर्म कैसे चेंज करते हैं ऊष्मा का? ठीक है, तो हमने किसी पदार्थ को ऊष्मा दी, गर्म किया किसी पदार्थ को, तो वो क्या करता है? आपने देखा होगा कि अगर आप कभी पानी को बॉईल करें और पानी को बॉईल करने के लिए उसके ऊपर एक छोटी सी प्लेट रख दे गंजे में, तो क्या करेंगे? जब हम पानी को बॉईल करेंगे तो पहले तो पानी गर्म होगा। फर्स्ट काम ऊष्मा क्या होगा कि ऊष्मा उसकी जो तो गति पहले क्या करेगी कि उसके टेम्परेचर को बढ़ाएगी। ऊष्मा देने पे, गर्मी देने पे, गर्म करने पे पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा पानी का, और फिर कुछ समय बाद अगर हम और देते जाते हैं तो फिर उसमें गतिज ऊर्जा जनरेट होगी, जिससे उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे पानी के वो वेपोराइज्ड हो जाएंगे और प्लेट को हिलाने लगेंगे। आपने देखा होगा कि प्लेट हिलने लगती है, तो एक प्रकार का ये कार्य भी करने लगते हैं। उसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि किसी भी, तो प्रथम नियम में यही बोला गया है कि किसी भी सिस्टम को, किसी भी वस्तु को दी गई ऊष्मा दो टाइप से बिहेव करती है, मतलब हीट दो टाइप से कार्य करती है। जब हमने ऊष्मा, तो एक तो उसका इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, जैसे ही हम ऊष्मा देते हैं तो उसके जो पार्टिकल रहते हैं, जो कण रहते हैं, उनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा होती है वह बढ़ जाती है, वो इधर उधर गमन करने लगते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ठोस हो और चाहे वो गैस हो, बढ़ जाती है। और दूसरा कार्य क्या होता है कि अब उनके द्वारा जो बढ़ी हुई ऊर्जा है उसके द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। तो दो टाइप से ऊर्जा खर्च होती है, एक तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और दूसरा कार्य करने में, कार्य को संपन्न करने में। तो एग्जांपल देखते हैं हमने एक सिस्टम ले लिया है। अब जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो आप ये समझिए ये सराउंडिंग से पूरा कटा हुआ है, मतलब ये अपने वातावरण से अलग है। यहां पर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, यहां से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। ठीक है, ये एक वॉल का कार्य कर रहा है। अब यहां पे एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है, चाहे गैस भरी हुई है। अब क्या करेंगे कि अभी यहां पे ये पहली अवस्था है, तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें पदार्थ को किसी भी प्रकार की ऊष्मा या हीट प्रोवाइड नहीं की गई है।
ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो ये हमारी पहली स्टेट हो गई, सभी सामान्य अवस्था में है। अब इसी में हम दूसरी स्टेट के बारे में बात करते हैं। यही पात्र है। अब इसमें क्या होगा, अब इस पात्र में हम इस जो सिस्टम है इसको ऊष्मा प्रोवाइड कराएंगे, इसको एनर्जी देंगे, ऊष्मा एनर्जी का ही फॉर्म है, इसे हम गर्म करेंगे या हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको जो हीट प्रोवाइड करेंगे, अब ये देखिए, पहले ये जो इसका पिस्टन था वो यहां पर था, अब यहां पर पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। ये क्यों उठ गया है, किसके द्वारा कार्य किया गया है, तो ये ऊष्मा के द्वारा कार्य किया गया है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के, तो इसमें क्या हुआ है कि इनकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बहुत ही तेजी से बढ़ गई है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से इनकी जो गति है इधर उधर ज्यादा तेज हो गई है, और एक प्रकार का फोर्स जनरेट होने लगा, एक प्रकार का दाब जनरेट होने लगा, जिससे ये पिस्टन ऊपर की ओर उठ गया है, और इसके द्वारा जो ऊष्मा दी गई है उसके द्वारा कार्य किया गया है। तो अब यहां पर हमने अगर डेल क्यू ऊष्मा दी है, ठीक है, तो डेल क्यू ऊष्मा दो टाइप से खर्च होगी, एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और एक कुछ कार्य करने में। तो सेकंड सिद्धांत में पहला तो संरक्षण की बात करता है, ऊष्मा के संरक्षण को, कि ऊष्मा को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और दूसरी बात में क्या बोला जाता है, और दूसरी बात यह कहता है कि जो दी गई ऊष्मा, कुल ऊष्मा है सिस्टम को, पदार्थ को, वह दो रूप से, दो प्रकार से खर्च होती है, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और दूसरी कुछ भी कार्य करने में। तो यह इसका व्यंजक है। बस आपको व्यंजक ध्यान में रखना है, अगर आपने समझ लिया होगा तो व्यंजक समझ में आ जाएगा, बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये व्यंजक ध्यान में रखना है, शायद 4 ऑप्शन में ये व्यंजक पूछ ले कि प्रथम सिद्धांत का व्यंजक क्या है, प्रथम नियम का क्या व्यंजक क्या है थर्मोडायनेमिक के, तो ये आपने देख लिया। तो इस प्रकार ऊर्जा संरक्षण के प्रथम नियम की बात कर ली, मतलब ऊर्जा संरक्षण क्या, ऊष्मा के संरक्षण की बात कर ली। अब हम द्वितीय नियम की ओर बढ़ते हैं कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या बात करता है, क्या बोलता है। द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम समझने से पहले एक बात समझते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्वतः स्फूर्त, स्वतः स्फूर्त थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, इसलिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपने वर्ड सुना होगा, तो उस पर पहले देख लेते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आप स्पॉन्टेनियस या स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया को ऐसा समझ लीजिए कि नेचुरल प्रक्रिया, जो भी नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरली जो भी चीज अकर होती है, जैसे नेचुरली कैसे अकर होती है, पेड़ से या फिर ये जो हमारा कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज है, तो उसे हम अगर गिराएंगे तो वो नीचे की ओर, जमीन की ओर ही गिरेगा नेचुरली, इस पे हमको कोई एफर्ट नहीं पुट करना पड़ेगा। तो इसे क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, स्वतः स्फूर्त मतलब स्वयं से होने वाली, इसमें किसी भी चीज प्रकार की एनर्जी बाहरी तौर पर हमें नहीं देनी पड़ती, प्राकृतिक रूप से ये चीज होती है। जैसे किसी भी चीज को नीचे गिराते हैं तो वो नीचे की ओर ही गिरती है, जल या फिर जो पानी है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर बहता है, जहां स्पेस खाली रहता है वहां पे ऐसा ही हवा भी बहती है, इसी कारण तो हवा बह पाती है, क्योंकि जहां पर स्पेस खाली हो जाता है, हवाएं उठ के ऊपर गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, वहां स्पेस खाली रहता है तो अधिक दबाव से कम दबाव की ओर बहती हैं हवाएं। तो जो नेचुरल फिनोमेना है, जिसके लिए हमको एफर्ट नहीं पुट करना पड़ता है, तो उसे हमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। तो इसका यूज हम किस में करेंगे, द्वितीय नियम में। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम यही बात करता है कि जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब जो एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रोसेस है, वो क्या होगी, वो इर्रिवर्सिबल नहीं होगी। इर्रिवर्सिबल मतलब जो क्या होगा, जैसे जो जिस प्रकार से वो प्रक्रिया चल रही है तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर ये पेन है और इसे हम जमीन पे गिराते हैं तो ये नेचुरल प्रोसेस है, इसे हमें एफर्ट नहीं पुट करना पड़ेगा, पर क्या हमें जो है तो अब ये रिवर्सिबल नहीं हो सकती, क्योंकि पेन अपने से ऊपर की ओर नहीं आ सकता है, पेन को हमें ऊपर लाने के लिए एफर्ट पुट करना पड़ेगा। मतलब नेचुरल प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को इर्रिवर्सिबल करने के लिए
मतलब रिवर्स करने के लिए या फिर विपरीत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। आप जैसे समझ लीजिए कि यहां पर कोई पार्टिकल है, इसको जमीन से थोड़ा ऊपर उठाया हमने और जमीन पे गिरा दिया, ठीक है। तो ये जब यहां पर आ गया तो ये तो नेचुरल प्रोसेस थी, ठीक है। अब हमें अगर इसे ऊपर फिर से हवा में उठाना है तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, ये अपने से नहीं होगा, मतलब नेचुरली स्वतः स्फूर्त ये नहीं होगा। तो यही बोला जाता है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल होती है। जो उसका मूल कथन है वो यही है, सेकंड लॉ का मूल कथन दोनों स्टेटमेंट का यही है, दो स्टेटमेंट है इसमें, कि जो नेचुरल प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। अपने नेचर में ही वो इरिवर्सिबल होती है, वापस उसको नहीं लौटाया जा सकता है। अब ये ऊष्मा से संबंधित किस प्रकार है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें दो स्टेटमेंट हैं, दो साइंटिस्ट हैं, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और कैल्सियस स्टेटमेंट, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट पे हम चर्चा करते हैं। केल्विन प्लांक, ये दोनों साइंटिस्ट जो स्टेटमेंट उसके बारे में बात करते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या कहती है। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट हमारे डेली लाइफ में यूज होती है और आपने सुना भी होगा इसके बारे में। अगर अपने सिद्धांत के बारे में नहीं सुना होगा तो फिर भी आपने ये महसूस तो जरूर किया होगा। आप सिंपल बात ये समझ लीजिए कि किसी भी मशीन की एफिशिएंसी या दक्षता, कोई भी मशीन है तो उसकी दक्षता 100% नहीं हो सकती है, ये इसका सिद्धांत है। एफिशिएंसी, मशीन, कोई भी मशीन है, एफिशिएंसी उसकी, एफिशिएंसी 100% पॉसिबल नहीं है, मतलब नॉट पॉसिबल। किसी भी, ये तो पहला स्टेटमेंट यही कहता है कि कोई भी मशीन की, किसी भी मशीन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। अब इस 100% का क्या मतलब है कि मतलब कोई भी मशीन ऐसी नहीं बनी है कि उसे हम जितनी ऊर्जा प्रोवाइड करे वह उतनी ही ऊर्जा को सीधे कार्य में बदल दे या फिर उसके ताप को बढ़ाने में बदल दे, तो टोटल जो एनर्जी है उसका लॉस हो जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या है, अगर हमारे यहां क्या कर दिया जाए, कार्नोट इंजन आपने सुना होगा, ये सब आइडियल इंजन है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है तो उसकी क्षमता 100% होती है, जितनी एनर्जी हमने उसे दी है उतनी एनर्जी वो वर्क में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। पॉसिबल है चीजें, बट ऐसे फिनोमिनाज हैं कि अगर हम उनको लागू करते हैं तो स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। हम अपने इंजन में अगर जो नॉर्मल बाइक का इंजन है अगर उसे 100% एफिशिएंसी पे ले जाते हैं तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि इंजन का महत्व ही समाप्त हो जाता है। तो कोई भी इंजन या फिर कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती है। ये तो आपने डेली लाइफ में भी सुना होगा, किसी को सब कुछ याद नहीं होता है, किसी सब कुछ नहीं आता है। तो बस ये वही बात है कि कोई भी चीज पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं होती है, मतलब 100% एफिशिएंट नहीं होती है कोई भी चीज, ठीक है। तो ये मशीन के बारे में बात करता है कि कोई भी मशीन, थर्मोडायनेमिक मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती है, उसकी दक्षता 100% नहीं होती है, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे, कैल्सियस स्टेटमेंट की। कैल्सियस ने क्या कहा है? जो कैल्सियस का स्टेटमेंट है वो बात करता है इरिवर्सिबल प्रोसेस के, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में इरिवर्सिबिलिटी इम्पॉसिबल है। तो इसको हम ऊष्मा वाले सिद्धांत में ये समझेंगे कि किसी भी पार्टिकल से ठंडे निकाय या ठंडे माध्यम से, निकाय ही सिस्टम की बात करते हैं, ठंडे निकाय से ऊष्मा का गर्म निकाय में स्थानांतरण पॉसिबल नहीं है। गर्म निकाय में प्रवाह पॉसिबल नहीं है, प्रवाह संभव नहीं है। अब इसे हम समझेंगे कि कैसे संभव नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये कहती है, कैल्सियस स्टेटमेंट, कैल्सियस का जो कथन है वो ये कहता है कि ठंडे निकाय से ऊष्मा को गर्म निकाय में प्रवाह संभव नहीं है। ऊष्मा का गर्म
निकाय में प्रवाह संभव नहीं है। तो हम नेचुरली बात करते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नेचुरली क्या होता है, जो गर्म पार्टिकल है या गर्म चीज है उससे ऊष्मा किधर जाती है, ठंडे की ओर। ठीक है, ये नेचुरली ऑकर होता है, इसमें हमें फोर्स या फिर कुछ भी बाहर से अप्लाई नहीं करना पड़ता है। तो सेकेंड लॉ बोलता है कि अगर कोई चीज ठंडी है, बॉडी अगर कोई ठंडी है, तो उससे ऊष्मा गर्म बॉडी की ओर अपने आप नहीं जाएगी, स्वतः स्फूर्त रूप से नहीं जाएगी, स्पॉन्टेनियसली नहीं जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एफर्ट पुट करना पड़ेगा। इसीलिए हमें आवश्यकता पड़ती है रेफ्रिजरेटर की। ठीक है, हमारा रेफ्रिजरेटर इस सिद्धांत पे कार्य करता है कि वो ठंडे से ऊष्मा को, गर्म से ऊष्मा को क्या करता है, ठंडे से ऊष्मा लेके गर्म को देता है। ठीक है, यही कार्य यही सिद्धांत हमारे रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। तो सेकेंड लॉ से रिलेटेड जो बात आएगी और बोला जाएगा कि सेकेंड लॉ का यूज कहां पर किया जाता है, तो सेकेंड लॉ का यूज हमारे रेफ्रिजरेटर में सेकेंड लॉ का यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे कि ये हमने समझा कि सेकेंड लॉ बात करता है कि इजीली प्रोसेस में ठंडे निकाय से ऊष्मा का गर्म निकाय में जाना पॉसिबल नहीं है। इसी सिद्धांत पे हमारा रेफ्रिजरेटर बना होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेफ्रिजरेटर के लिए कौन सा सिद्धांत यूज किया गया है, तो कैल्सियस स्टेटमेंट यूज की गई है, ऊष्मागतिकी का सेकेंड लॉ। ठीक है, क्योंकि नेचुरली क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर गर्म है तो उससे जो है तो एनर्जी वो धीरे धीरे ठंडा होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर उससे कम टेम्परेचर पे होता है, तो इसीलिए यहां से निकल के ऊष्मा सराउंडिंग में जाने लगती है आप नेचुरली। पर क्या होगा, अगर सराउंडिंग से हमको एनर्जी को लेके इधर लाना है तो ये करने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो इस पे कार्य करता है हमारा रेफ्रिजरेटर सेकेंड लॉ पे। तो सेकेंड लॉ का बस यही सिद्धांत था, यही समझ थी। अब हम बात करेंगे न्यूटन के शीतलन के नियम की, कि न्यूटन का शीतलन नियम किस प्रकार से कार्य करता है। न्यूटन का शीतलन नियम बात करता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो किस प्रकार से ठंडा होगा या फिर वो कैसे ठंडा होगा, इसके बारे में बात करता है, और उसके ठंडे होने पर उसके जो वातावरण है आसपास उसका क्या प्रभाव पड़ता है। न्यूटन शीतलन नियम। जैसे आपने देखा होगा कि अगर बर्फ अगर फ्रिज से आप बाहर निकालते हैं, ट्रे में बाहर रख देते हैं, प्लेट में बाहर रखते हैं, तो क्या होता है, वो बर्फ धीरे धीरे पिघल जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बर्फ वो ठंडी होती है और उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जाता है। ये कैसे होता है, तो न्यूटन का शीतलन नियम इसी के बारे में बात करता है कि जो ऊष्मा का प्रवाह है वो उसके सराउंडिंग से कैसे इफेक्टेड होता है। तो बर्फ हमारी ठंडी रहती है और जो सराउंडिंग है वो गर्म रहती है। तो नेचुरली क्या होता है, जो टेम्परेचर का प्रवाह है ज्यादा गर्म से ठंडे की ओर आने लगता है। तो ये दोनों को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, तो धीरे धीरे ये टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए बर्फ को ही जो है तो ऊष्मा का आदान प्रदान होने लगता है। तो ऊष्मा जब बर्फ पे आने लगती है तो धीरे धीरे बर्फ पिघलकर ठंडी हो जाती है। तो इसका सराउंडिंग से क्या इफेक्ट है, इसके बारे में न्यूटन ने बात की है। तो बात ये की गई है कि जो सराउंडिंग है या फिर जो वातावरण है उसके और जो पदार्थ और वातावरण के बीच जो तापांतर होगा, अगर पदार्थ का टेम्परेचर T1 है और वातावरण का जो उसके चारों ओर सराउंडिंग है उसका T0 है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच तापांतर कितना होगा। इसका टेम्परेचर ज्यादा है और वातावरण का कम है, ठीक है। अगर ऐसे बात करते हैं, अगर इस चीज को हमें ठंडा करना है, ठीक है, तो ये ठंडे इजीली कब होगी, जब बाहर की सराउंडिंग भी बहुत ज्यादा ठंडी होगी। जितना तापांतर ज्यादा होगा तो उतने जल्दी से जो है तो ये पदार्थ ठंडा होगा। अगर हम किसी भी चीज को वहां पर ले जाते हैं, जैसे अगर गर्म चाय ली है हमने, तो हमारे घर पे गर्मी के सीजन में या फिर नेचुरल टाइम पे, गर्मी के टाइम पे क्या होगा कि वो चाय धीरे धीरे ठंडी होगी। पर यही ठंडी का टाइम होता है, या फिर हम जम्मू कश्मीर चले जाएं तो वहां पर क्या होगा, चाय और उसके बीच का तापांतर ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए क्या होगा, वो चाय बहुत जल्दी से ठंडी हो जाएगी। ये फिनोमेना इसके बारे में बात करता है। तो तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ठंडे होने की दर मतलब शीतलन की दर
अनुक्रमानुपाती, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तापांतर के। जैसे जैसे तापांतर बढ़ता जाता है, पदार्थ वही रहेगा पर परिस्थितियां बदल जाने पे, वातावरण का तापमान और अधिक बढ़ जाने पे, घट जाने पे, बढ़ने पे क्या होगा, तापांतर कम, जैसे ही तापांतर ज्यादा होता जाएगा तो उसकी जो प्रक्रिया है शीतलन की वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो न्यूटन का शीतलन नियम इसके बारे में बात करता है। मतलब ठंडी जगह में कोई भी चीज जल्दी से ठंडी होती है और गर्म जगह में कोई भी चीज जल्दी से गर्म होती है। हमारी चाय ठंडी के मौसम में जल्दी ठंडी हो जाती है और गर्मी के मौसम में देर तक वो गर्म रहती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है गर्मी के टाइम पे और बहुत कम रहता है ठंडी के टाइम पे। तो इसके बारे में आपने समझा कि न्यूटन का शीतलन नियम बेसिक सा नियम है कि सराउंडिंग का इफेक्ट किसी के भी शीतलन या ठंडे होने पे कैसे पड़ता है, इसके बारे में न्यूटन के नियम में बताया गया है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने थर्मोडायनेमिक के 2 नियम के बारे में और न्यूटन के शीतलन नियम के बारे में बात की। आगे जो केमिस्ट्री के टॉपिक बचे हुए हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे।